नमस्कार, स्वागत है आपका एसजीआर एजुकेशन पे। आज करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चंस। हम अपनी पेपर 1 की टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं, जिसमें कि आपको सारी यूनिट्स में करवा रहा हूं। इससे पहले आईसीटी के मैंने 10 क्वेश्चंस डाले थे, कम्युनिकेशन के डाले थे और कल रिसर्च एप्टीट्यूड के डाले थे। सब अच्छे से करिएगा। जब इसमें 8 यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो हम सारी वीडियो को कंबाइन करके एक 80 मिनट की 80 क्वेश्चन की वीडियो जो है वो आप लोगों को दे देंगे। अगर आप पेपर 1 और कॉमर्स मुझसे अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए हमारे प्लस क्लास के बैचेस को, जो आप ज्वाइन कर सकते हैं SGRYT कोड के साथ। इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और आप पढ़ पाएंगे रोज प्लस क्लासेस में 11 बजे सुबह कॉमर्स और शाम को 6 बजे पेपर 1। उसके अलावा हमारी एक फ्री क्लास डेली होती है 4 बजे। आज 10 बजे की क्लास मैंने कहा तो था लूंगा, लेकिन नहीं ले पाऊंगा 10 बजे की, तो आप ये वीडियो जरूर देख लीजिए। 4 बजे की क्लास रोज हो रही है और सैटरडे को मैं 2 क्लासेस लूंगा, फ्री क्लासेस, एक 4 बजे और एक रात को 10 बजे। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा कि इनमें से क्या रिफ्लेक्ट करता है एक एडोलसेंट की एबिलिटी टू बी सेल्फ रिफ्लेक्टिव? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट या इमोशनल डेवलपमेंट? देखिए, सही आंसर जो है आप पॉज करके अपना ज़रूर आंसर दीजिएगा और बताइएगा कि आपके 10 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। और आप अगली कौन सी यूनिट पढ़ना चाहते हैं या क्वेश्चन करना चाहते हैं यूनिट के, वो सजेशन भी दीजिएगा। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इसका बिल्कुल सही आंसर है। देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन था कि एक एडोलसेंट ना सेल्फ रिफ्लेक्टिव अपनी कमियां खुद ढूंढ सकता है, वापस मुड़ के देख सकता है कि क्या सही क्या गलत किया था, जो कि यूजुअली आपको देखने को मिलता है कि एक ऐसा ट्रेट है जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को दर्शा रहा है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब भी एक एडोलसेंस डेवलपमेंट की बात करता है तो वो एक कॉम्प्लेक्स थिंकिंग प्रोसेस को समझने लगता है, वो लॉजिकल ऑपरेशंस कर पाता है और इस टाइम पे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को यूज़ कर पाता है, नए आइडिया नए क्वेश्चंस को यूज़ कर पाता है और इसी कारण से वो चीज़ों पे डिबेट कर सकता है, ओपिनियन दे सकता है और सेल्फ रिफ्लेक्टिव भी हो सकता है। अगला सवाल है कि अरेंज द फॉलोइंग एक्टिविटीज दैट ए टीचर मस्ट डिसाइड इन द प्री एक्टिव फेज। प्री एक्टिव 3 फेज होते हैं, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव और पोस्ट एक्टिव, याद रखिएगा। तो प्री एक्टिव फेज में सीक्वेंस करना है आपको फर्स्ट से लास्ट तक इन चीज़ों को। तो देखिए, आप लोग ऑप्शन जो है वो पॉज करके आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर होगा सेकंड, सही आंसर होगा। सबसे पहले आएगा कि आप गोल्स को फिक्स करेंगे, उसके बाद जो है डिसीजन लेंगे सब्जेक्ट मैटर पे, उसके बाद सीक्वेंस करेंगे सब्जेक्ट मैटर को और एट लास्ट आप जो है डिसीजन लेंगे टीचिंग स्ट्रैटेजीज का और फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उन्हें स्ट्रैटेजीज को। तो ज़्यादातर इस तरह के क्वेश्चन में जब आप प्री एक्टिव फेज की बात करते हैं तो ये एक ऐसा फेज होता है जिसमें आप ज़्यादातर ना क्लास को साइज अप करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप अभी पढ़ाने नहीं गए हैं, पढ़ाने से पहले की बात हो रही है। तो मैं मेथडोलॉजी चेक करूंगा, स्ट्रैटेजीज चेक करूंगा। सबसे पहले मेरा कोशिश होगी कि मैं गोल फिक्स करूं, क्या पढ़ाना है ये सोचूं, फिर स्टाइल क्या होगा मेरा, फिर मेथडोलॉजी क्या होगी, स्ट्रैटेजी क्या होगी। इस तरीके से एक इंसान प्री एक्टिव फेज में बच्चों को, क्योंकि जब वो पढ़ाने चला जाएगा तो वो तो इंटरेक्टिव फेज हो जाएगा, पढ़ाने के बाद जो काम होगा वो आपका पोस्ट एक्टिव होगा। अगला सवाल है कि विच मेथड ऑफ टीचिंग मेक यूज ऑफ द वे यूज ऑफ वन वे कम्युनिकेशन एंड द स्टूडेंट्स जो है वो पैसिव रोल निभाते हैं? तो देखिए, बहुत ही सिंपल आंसर है इसका, लेक्चर मेथड इसका आंसर होगा कि लेक्चर मेथड में बच्चे जो होते हैं वो पैसिव होते हैं। इसे ट्रेडिशनल टीचिंग का भी मेथड माना जाता है, लेकिन ये मेथड फायदेमंद भी बहुत होता है जब आपकी ऑडियंस या आपके स्टूडेंट्स को कोई भी टॉपिक के बारे में बिल्कुल नहीं आता है। तो लेक्चर एक बहुत ही पावरफुल मीडियम है, इफेक्टिव मीडियम है सिखाने के लिए। अदरवाइज ये एक ट्रेडिशनल कन्वेंशनल तरीका माना जाता है और टीचर सेंटर तरीका माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, एडल्ट लर्नर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपनी लर्निंग की और प्रेफर करते हैं कि वो अपनी पेस पे सीखें। कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सही है कि एडल्ट लर्नर की ये पसंद हमेशा होगी कि वो अपनी पेस पे सीखना चाहते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं। और एडल्ट लर्नर्स ट्रेडिशनल लर्नर्स हैं जो कैटेगराइज नहीं होते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के आधार पे। कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट जो है वो आपको साफ पता लग गया होगा मेरे पढ़ने के तरीके से ही कि ये गलत है। थर्ड इसका जो है वो सही आंसर होने वाला है। एक चीज़ बताऊंगा इस क्वेश्चन के बारे में कि जो एडल्ट लर्नर होते हैं ना वो नॉन ट्रेडिशनल लर्नर्स होते हैं और नॉन ट्रेडिशनल लर्नर्स को आप डिफाइन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एज या कॉग्निटिव मैच्योरिटी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत थी। अगला सवाल है कि अ टीचर में प्रोवाइड ट्रेसेबल वर्कशीट टू स्टूडेंट्स लर्निंग हाउ टू राइट द अल्फाबेट। ये एग्जाम्पल किस तरह का एग्जाम्पल हुआ? इक्विलिब्रियम का, सिमुलेशन का, जेडपीडी का या इंडिपेंडेंट लर्निंग का? देखिए, ये जेडपीडी का एग्जाम्पल हुआ कि एक जोन ऑफ प्रैक्सिमल डेवलपमेंट जो है, देखो ये चीज़ वो है जो लर्नर खुद, मैंने लेविगोस्की की थ्योरी डाल रखी है। इनफैक्ट टीचिंग पे तो मैंने इतना मटेरियल डाल रखा है कि आप 40 से 50 टाइप ऑफ थ्योरीज, राइटर्स एंड वीडियोस कर सकते हो, जो प्लेलिस्ट आपको वीडियो के लास्ट में भी दिख जाएगी और चैनल पे भी दिख जाएगी। तो मैंने लेविगोस्की की थ्योरी में बताया था कि बच्चा ये जो चीज़ें हैं जो खुद कर सकता है, ये वो चीज़ें हैं जो किसी की मदद से कर सकता है और ये वो चीज़ें हैं जो कि वो अभी कर ही नहीं सकता। तो ये जो जो मदद से कर सकता है ना, उसे हम कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेडपीडी। तो जब आपको यहाँ पे टीचर ट्रेसेबल वर्कशीट्स दे रहा है,
एक अल्फ़ाबेट लिखने के लिए, तो ये ZPD हो गया ना, क्योंकि वो मदद कर रही है आपकी जो है एक अल्फ़ाबेट को फॉर्म करने के लिए। अगला सवाल है कि अचीवमेंट बेस्ड करिकुलम जो है वो किस चीज़ को कैटर करता है? स्पेशल नीड्स को, स्टूडेंट्स की हाई एक्सपेक्टेशन को, या लेजिस्लेटिव मैंडेट को, मतलब जो रूल्स रेगुलेशन है, या अर्ली डिटेक्शन डिफिकल्टीज का लर्निंग में? तो देखिए, दो चीज़ें जो है वो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हैं कि A और D इसका सही आंसर होगा, क्योंकि स्पेशल नीड्स जो है उसको हमेशा एक अचीवमेंट बेस्ड करिकुलम जो है वो मान के चलता है, और साथ ही साथ जो डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं लर्निंग में उनको शुरू से ही जो है उनको डिटेक्ट करना, क्योंकि एक अचीवमेंट बेस्ड करिकुलम जो है वो डिज़ाइन किया जाता है बच्चों की इंडिविजुअल नीड को कैटर करने के लिए, उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस जानने के लिए, हर स्टूडेंट को कैसे चैलेंज करना है एक अप्रोप्रिएट लेवल पे, ताकि वो आगे बढ़ सके इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि सभी चैनल जो स्वयं प्रभा के हैं वो अपलिंक्ड हैं कहाँ से? तो ये बहुत ईजी है, बाइसेक गांधीनगर से जो है ये अपलिंक्ड है। और अगले सवाल पे चलते हैं कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी विद रिस्पेक्ट टू ज्यूरिस्प्रूडेंशियल इंक्वायरी मॉडल ऑफ टीचिंग? तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप अगर पहली स्टेटमेंट देखोगे ना, तो मैं पहले आपको, आप ये क्वेश्चन पढ़ लो, आंसर दे लो पॉज करके। मैं आपको बताता हूँ कि ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है साइंस ऑफ लॉ, जिसमें कि लीगल इश्यूज को एनालाइज किया जाता है लीगल फ्रेमवर्क के तहत। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ सोशल सिचुएशन ऐसी आती है जिसमें सोशल प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसमें वैल्यूज की बात होगी, और उन्हें लॉजिकली एनालाइज करना जरूरी होता है सिचुएशन के हिसाब से। तो कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं किसी भी ज्यूरिस्प्रूडेंशियल इंक्वायरी मॉडल ऑफ टीचिंग के, जो इस क्वेश्चन के अंदर पूछे गए, जैसे कि जो एक्सप्लोरेशन है स्टूडेंट्स की, कन्फर्टेशनल डायलॉग भी करने पड़ेंगे और एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि वो क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं चीज़ों के बारे में। टीचर फैक्ट रिव्यू नहीं करता, ये बिल्कुल गलत होगा, नेगेटिव पॉइंट होगा। इंप्रूव करने के लिए होती है सोशल टॉलरेंस हमेशा बच्चों के बीच में, ये भी बिल्कुल सही है। और टीचर इंट्रोड्यूस करेगा मटेरियल को, देखिए यहाँ पे बिल्कुल सही बात है ये। और सिंटेक्स ऑफ द मॉडल जो है वो 3 फेजेस के ऊपर बेस नहीं होगा, ये नॉट जो है बेस होगा इनटू दी 3 फेजेस। तो ये सिंटेक्स की बात यहाँ पे नहीं हो सकती है, जैसे कि सोशल कंपिटेंस की बात होगी, ओरिएंटेशन की बात होगी, और सिंटेक्स जो है होता है यहाँ पे वो 6 फेजेस का होता है, 3 फेजेस का नहीं होता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए कि इनमें से क्या यूज़ किया जाता है एक ICT बेस्ड असेसमेंट टूल के तौर पे एक स्कूल सिस्टम में? तो बहुत ही सिंपल आंसर है इसका कि ई पोर्टफोलियोज और ई रूब्रिक्स जो होते हैं उनको यूज़ किया जाता है एक असेसमेंट टूल के रूप में, क्योंकि मैंने आपको एक बार याद करिए क्लास में बताया भी था कि रूब्रिक ना एक डिजिटल टूल होता है जिससे कि आप स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को ना इवैल्यूएट कर सकते हो और स्पेसिफिक असाइनमेंट के हिसाब से कर सकते हो कि भाई इसके डिसिप्लिन में कितने हैं, इसके स्कूल यूनिफॉर्म पहनने के हिसाब से कितने मार्क्स हैं। तो रूब्रिक्स ना ऐसे डिज़ाइन कर दिए जाते हैं, यहाँ ट्रेड्स लिख दिए जाते हैं अलग अलग कि भाई डिसिप्लिन क्या है, नेल्स क्या है, हेयर्स क्या है, ड्रेस पहनने का तरीका क्या है, उसके बेसिस पे यहाँ पे पॉइंट्स दिए जाते हैं। तो ऐसे रूब्रिक्स जो है वो रेटिंग स्केल की तरह काम करते हैं एक तरीके से, और कस्टमाइज किया जा सकता है आपका इनकी अपनी स्पेसिफिक असाइनमेंट के हिसाब से या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से। कि आप ये कह सकते हैं कि बच्चा जो है वो गेम्स की पीरियड में कितना पार्ट लेता है, स्टूडेंट क्लास में कितना अटेंटिव है, उसकी अडेप्ट करने की कैपेबिलिटी कैसी है, इस हिसाब से रूब्रिक्स बनाए जाते हैं और पोर्टफोलियोज बनाए जाते हैं। तो ज़्यादातर जो है यही बेस्ट मेथड होता है जब हम ये देखना चाहते हैं कि ICT के तरीकों को कैसे यूज़ करें। अगला क्वेश्चन है कि LMS जो है इज़ ओपन सोर्स, इनमें से कौन सा LMS जो है वो ओपन सोर्स है या लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम? तो सिर्फ एक ही है यहाँ पे जो मूडल है, क्योंकि मूडल ही इकलौता ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्रीली अवेलेबल होते हैं, जिनका सोर्स कोड अवेलेबल होता है, और इसके लिए हमारा जो है एक कैंपेन भी है, अगर आपको याद हो, फॉसी, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो मूडल क्या है? एक ओपन सोर्स LMS है जहाँ पे मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स और टीचर्स हैं, और ये फ्री टू यूज़ है, कस्टमाइज किया गया है हर ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए। और ये यहाँ पे मिलियंस ऑफ कोर्सेज को मैनेज भी किया जाता है, स्टूडेंट की प्रोग्रेस को भी ट्रैक किया जा सकता है, और यहाँ पे जो है ट्रैक किया जा सकता है बेसिकली, और फीडबैक भी दी जा सकती है। तो ज़्यादातर जो आप देखेंगे ना कि LMS सिस्टम्स होते हैं, वो LMS सिस्टम्स क्या करते हैं कि आपको टूल्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे मूडल है, ब्लैक बोर्ड है, इनको यूज़ किया जा सकता है क्विज क्रिएट करने के लिए, टेस्ट क्रिएट करने के लिए, असाइनमेंट्स क्रिएट करने के लिए ऑनलाइन टीचर्स के द्वारा। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। इस MCQ सीरीज़ को ज़रूर करते रहिए, इसे शेयर करिए अगर आप किसी ग्रुप में हैं या किसी बच्चे को जानते हैं, और फैलेसीज़ की सीरीज़ को भी ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।